बच्चों, आपने पॉरीफेरा की किताब से देख लो, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन तो है नहीं, कुछ ऐसे फटाफट देख लीजिए, किताब से पढ़ा लेती हूँ। आपने देखा पॉरीफेरा के क्या लक्षण होते हैं, आप समझ गए ना मेरी बात को, है ना। मेन क्या देखा था आपने, डिप्लोब्लास्टिक है, बाहरी स्तर क्या कहता है पिनेकोडर्म, और भीतरी स्तर क्या कहलाता है कोइनोडर्म, कीप कोशिकाओं का बना होता है ना, कोइनोसाइट का, ठीक है। मेन ये था मतलब, और मेन क्या था इसमें, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कंकाल कंटिकाओं का बना होता है ना, किसका, कंटिकाओं का बना होता है। पाचन ज्यादातर इंट्रासेलुलर होता है, और रिजनरेशन की पावर होती है ना। अब ज्यादातर क्या होता है, जो पॉरीफेरा संघ के प्राणी, इनको 3 वर्ग हैं इनके, और ये वर्ग कैसे बनाएंगे भाई, संघ के बाद क्या आता है क्लासिफिकेशन में आपने देखा फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है आपका, फाइलम के बाद आता है वर्ग, है ना। पहले आप जैसे फाइलम आ गया, फाइलम के बाद क्या आता है क्लास या वर्ग, है ना। तो कुछ नहीं है इसमें, ऐसी बस जनरल देख लो थोड़ा, ये तो खुद पढ़ना चाहिए वैसा आपको। वर्गीकरण कैसे करते हैं इनका, इस आधार किस आधार पे, जो कंकाल है ना इनका कंटिकाओं का बना हुआ, तो बस अलग अलग मटेरियल के बने, अलग अलग मटेरियल का इनका वर्गीकरण है। जैसे कैलकेरिया, कितना आसान है, क्लास कैलकेरिया, इनका जो कंकाल है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हेक्सैक्टिनिलिडा, हेक्सैक्टिनिलिडा है ना, इसमें 6 भुजाएं, 6 रेड स्पिक्यूल होती हैं। जो कंटिकाएं हैं ना इनमें 6 रेज होती हैं मतलब, ठीक है। और दूसरी बात, इनमें जो कंकाल होता है ना सिलिका का बना होता है, जो कंटिका सिलिका का बना होता है, इसलिए इनको हाइलोस्पंजी या हेक्साटिनिडा भी कहते हैं। एक लाता डीमो स्पंजी, इनमें जो कंकाल होता है मेनली स्पंजिन फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, स्पंजिन फाइबर का। तो इस आधार पे 3 वर्गों में इनको बांटा जा सकता है ना। आपने देखा ये देखो ल्यूकोसोलिनिया है, यूलेप्टेला है, साइकन है, यूएस्पंजिया है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पॉरीफेरा संघ के। किसके हैं बच्चों, ये पॉरीफेरा संघ के, अलग अलग भी हैं इसमें। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीधे हम पहुंचते हैं आगे सीलेंट्रेटा पर। किस पर आ रहे हैं अब हम, सीलेंट्रेटा। अब देखिए बच्चों, इनका नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा क्यों इनको कहा गया, क्योंकि ये ऐसे जंतु हैं जिनमें सीलेंट्रॉन पाई जाती है। अब सीलेंट्रॉन क्या हुआ भाई, सीलेंट्रॉन होती है, जैसे ये है ना, ये हाइड्रा है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, है ना, ये इसका मुख है, तो ये हाइड्रा है। तो इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है ना उसको कहते हैं सीलेंटीरॉन, है ना, या उसी को कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब जठर वाहिनी गुहा, जठर वाहिनी गुहा। आप समझ रहे बात को, क्यों इनको सीलेंट्रेटा कहा गया, क्योंकि इनके अंदर एक गुहा होती है, उस गुहा को कहते हैं सीलेंट्रॉन। इसी सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के आधार पर इन्हें सीलेंट्रेटा कहा गया। लेकिन अब आपको पता है इनका आधुनिक नाम क्या है, निडेरिया। अब इनको कहते हैं, सी साइलेंट है यहाँ पर, निडेरिया। अब क्या कहते हैं इस फाइलम को, सीलेंट्रेटा की बजाय निडेरिया कहते हैं। अब क्यों कहते हैं निडेरिया, क्योंकि इनमें क्या होती हैं बच्चों, नीडोसिल या नीमेटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, बताऊंगी मैं अभी, है ना, या स्टिंजिंग सेल पाई जाती हैं। इस संघ को निडेरिया क्यों कहा, इसलिए कहा गया क्योंकि इस संघ के प्राणियों में क्या पाई जाती हैं, नीडोसिल या निमेटोब्लास्ट, या उन्हीं को हम कहते हैं स्टिंजिंग सेल। अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं आ रहा तो इनको हिंदी में कहते हैं दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं, दंश को मतलब डंक मारे जो, है ना, निडल लाइक होती है, सुई के आकार की होती है, और किसी भी एनिमी को ये डंक मार देती हैं, है ना। तो ये कहलाती है स्टिंजिंग सेल या दंश कोशिकाएं। तो दंश कोशिकाएं पाई जाने के कारण इस संघ को अब हम क्या कहते हैं, निडेरिया। क्या कहते हैं बच्चों, इसको अब हम निडेरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता आपने देख ही लिए, इस संघ के जंतुओं में क्या पाई जाती हैं, निमेटोब्लास्ट दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं सुरक्षा के लिए होती हैं, एनिमी को अटैक करने के लिए होती हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं, इस संघ के ज्यादातर जंतु दोनों प्रकार की सिमिट्री होती है बच्चों, इसमें रेडियल सिमिट्री भी होती है और बायलैटरल सिमिट्री भी होती है। मैंने कल ही बता दिया, बायलैटरल जैसे हम हैं, 20 से काटिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा कभी नहीं होगा। रेडियल सिमिट्री में क्या होता है, किसी भी रेडियस से काटिए हर बार 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार की सिमिट्री जो है इनमें पाई जाती है, ठीक है ना। तीसरी विशेषता, ज्यादातर ये जलीय होते, जल में ही पाए जाते हैं, समुद्र में जल में ये पाए जाते हैं। और इस संघ के ज्यादातर जंतु क्या होते हैं,
यहीं पे देख लो फटाफट। इस एकल, एकल मतलब अकेले रहते हैं, या कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल का मतलब समझते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, है ना, या स्वतंत्र होते हैं या स्थिर होते हैं, तो कुछ ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये देख लिया आपने, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। अब यहाँ ये एनिमल हैं कैसे, आपने देखा बच्चों, जब हम पॉरीफेरा पढ़ रहे थे तो प्रोटोप्लाज्म स्तर के प्राणी थे ना। जब हमने पॉरीफेरा पढ़ा तो पॉरीफेरा क्या थे, कौन सा ग्रेड था, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन थे ये, पॉरीफेरा। अब क्या मतलब है इसका, कोशिकीय संगठन के प्राणी, मतलब उनका शरीर संगठन कैसा था, उनका शरीर संगठन था कोशिकीय, किसका, पॉरीफेरा का। क्यों, क्योंकि पॉरीफेरा के सदस्य में अलग अलग तरह की जो सेल्स होती है ना, ये अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें कोशिकाएं अलग अलग तरह का काम करें, और कोशिकाएं आपने पढ़ा होगा आगे बड़ी क्लास, जब आपने छोटी उसमें 10th में रहे होंगे, आपने देखा कोशिकाएं मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू, ऊतक बनाते हैं ना। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक। तो इसमें ऊतक नहीं पाए जाते, इसलिए पॉरीफेरा संघ के प्राणी कैसे थे, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर ग्रेड का, कोशिकीय संगठन के प्राणी थे वो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि बड़े बड़े एनिमल की तरफ चल रहे हैं, तो सीलनटेटा संघ के प्राणी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल का, है ना, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप समझ गए बच्चों। देखो ऊतक स्तर के जंतु होते हैं, ऊतक, ऊतक स्तर मतलब ये ऐसे जंतु है जिनमें कोशिकाएं मिलकर के क्या बना रही हैं, ऊतक। तो ऊतक बन चुके हैं इनमें, इस दिन को ऊतक स्तर के प्राणी कहलाते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। दूसरा अगला लक्षण आता है, ये भी वही है, डिप्लोब्लास्टिक है ना, क्या है ये भी, डिप्लोब्लास्टिक है। बाहरी स्तर यहाँ तक इपिडर्मिस कहलाता है, और अंदर के स्तर को कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। एंडोडर्मिस की अपेक्षा इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। और इन दोनों, ये देखिए दोनों स्तर के बीच में एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, इस चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं मीजोग्लोया। ये वास्तव में मीजोडर्म नहीं है, ये मत समझें कि ट्रिपोब्लास्टिक हो गए, 3 स्तरीय प्राणी नहीं है, द्विस्तरीय ही है ये भाई। इन 2 स्तरों को चिपकाने के लिए होता है ये पदार्थ सिर्फ, इसको कहते हैं मीजोग्लोया। क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं, जेली जैसा होता है बस। तो ये भी क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस संघ के प्राणियों की आती है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करते हैं इस संघ के प्राणी, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको कहते हैं बहुरूपता। देखो नाम, बहुरूपता, इसका मतलब जानते हैं बच्चों, बहुरूपता मतलब जो अनेक रूपों में पाया जाए, जो अनेक रूपों में पाया जाए। क्योंकि बायो में पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी या बहुत। मॉर्फिज है ना, मॉर्फा मीन होता है फॉर्म, रूप, है ना। मार्फा मीन क्या होता है, रूप, ग्रीक वर्ड है सारे। पॉली मीन्स होता है मैनी, तो बहुत सारे रूपों में जो पाया जाए वो क्रिया कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुरूपता। और ज्यादातर सदस्य कैसे होते हैं, डाइमॉर्फिक। जब मैं डाइमॉर्फिक कह रही हूं तो ये डाई माने 2, ये होते हैं द्विरूपता। कुछ सदस्य क्या रहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, अनेक रूप में दिखते हैं, और कुछ कैसे द्विरूपता, 2 ही रूपों में दिखते हैं। आप समझ रहे बच्चों मेरी बात को। कुछ सदस्य कैसे होते हैं जो डाइमॉर्फिक, द्विरूपी होते हैं। अब द्विरूपी जो होते हैं ना, उनमें 2 फॉर्म क्या होती हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। अब आपको क्या पॉलिप क्या हुआ, जैसे हाइड्रा है ना, अगर सिलिंड्रिकल बॉडी है ये, जैसे ऐसे सिलिंड्रिकल जैसी, तो ये तो कहलाते हैं पॉलिप। क्या कहलाते हैं, पॉलिप। और अगर इस तरह डिश लाइक है, छाते नुमा है ना, तो इसको कहते हैं मेड्यूसा। तो छाते नुमा फॉर्म मेड्यूसा होती है इनकी, और बेलनाकार फॉर्म इनकी क्या होती है, पॉलिप कहलाते हैं। तो पॉलिप एंड मेड्यूसा 2 रूपों में अगर पाए जाएं उसको कहते हैं द्विरूपता, डाइमॉर्फिक। क्या कहते हैं बच्चे इनको, ये देखिए द्विरूपता पॉलिप और छतरीनुमा मेड्यूसा होते हैं। और कई में मैंने कहा पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। ठीक है, अब इनके शरीर में एक ही गुहा होती है। पॉरीफेरा में याद करो कौन सी गुहा थी, स्पंजोसील। और यहाँ कौन सी गुहा है ये, इसको कहते हैं, अंदर जब काटेंगे तब दिखेगा ना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर वाहिनी गुहा। क्या होती है इनके अंदर, जठर वाहिनी गुहा होती है। तो यही गुहा है ना, देह गुहा जठर गुहा दोनों का काम करती है, मतलब ये मुख के रास्ते बाहर खुलती है भी। ठीक है, इस गुहा के सबसे ऊपर एक मुख होता है, ये देखो छोटा सा मुख होता है ना,
और ये मुख के चारों तरफ पाए जाते हैं। 6 से लेके 12 लंबे लंबे टेंटाकिल, क्या कहते हैं इनको, टेंटाकिल। ये भी संघ की विशेषता, इनमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल मतलब स्पर्शक, टेंटिकल का मतलब क्या होता है, स्पर्शक। क्या आप जानते हो बच्चों, इन्हीं टेंटिकल पर होती हैं नीडोब्लास्ट सेल, इन्हीं टेंटिकल पर होती हैं वही स्टिंजिंग सेल, दंश कोशिकाएं, इन्हीं पर पाई जाती हैं। तो जब ये हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा फॉर एग्जांपल, हाइड्रा एग्जांपल है इसका, तो जब ये कोई एनेमिया आता ना इसके पास, तो ये जैसे इसके स्पर्शक होते हैं, टेंटाकिल्स होते हैं, तो ये टेंटाकिल्स उनको जकड़ लेता, पहले एनेमी को जकड़ लेता है, और ये सारे टेंटिकल मिल करके इसको मुख के रास्ते अंदर डाल दिए। ये मुख है ना छोटा सा, ये पूरा यूं बाहर को खुल जाता है और सारे टेंटिकल उसको अंदर ले लेते हैं। और ये टेंटिकल पहले क्या होता है इसमें, क्योंकि नीडोब्लास्ट है ना, देखो स्टिंजिंग सेल मैंने कहा था, दंश कोशिकाएं, तो ये दग जाती हैं। जैसे एनीमिया आए ना, तो पहले ये बाहर निकल जाती है सुई की तरह, और उसको दंश कोशिकाएं मतलब उसको डस लेती है एक तरह से, है ना, दाग, ये गोली की तरह, जैसे गोली दगती है ना, ऐसे ये दाग देते हैं इन नीडोब्लास्ट को, दंश कोशिकाओं को। बेहोश हो जाता है प्राणी को, इसमें एक पॉइजन होता है, जहर होता है। उसके बाद ये इसको मुख में डाल देता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी विशेषता इस संघ के प्राणी की क्या है कि इनमें जो है, जो टेंटाकिल्स हैं, स्पर्शक द्वारा, मुख स्पर्शक द्वारा घिरा होता है, और इन्हीं स्पर्शक में क्या पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर हो गया ना। अब इनमें जो पाचन होता है वो दोनों हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी, इंट्रा सेलुलर भी। मैंने क्या बताया था कल, इंट्रा सेलुलर विद इन सेल, कोशिका के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, कहाँ होगा, कोशिका के बाहर। तो दोनों तरह का हो सकता है। बाकी रुधिर तंत्र इनमें नहीं होता, श्वसन तंत्र नहीं होता, उत्सर्जन अंग नहीं होते, मतलब तंत्र क्यों नहीं चलेगा, अंग नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत ही लो प्रकार का नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इतने लो, क्योंकि क्या है, लोवेस्ट प्राणी है ना ये तो अभी, है ना, इनमें अंग तो बने नहीं अभी, तो तंत्रिका तंत्र भी एकदम डिफ्यूज टाइप का होता है, जाल के रूप में होता है, हल्का सा, है ना। इसके अलावा इनमें अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का जनन मिलता है। अब देखा जाए तो जो पॉलिप फॉर्म है ना वो अलैंगिक होती है इसमें, और लैंगिक फॉर्म कौन सी होती है, मेडुसा, मतलब मेडुसा में ही नर और मादा जनन अंग होते हैं, और पॉलिप केवल अलैंगिक जनन करते हैं। तो इनमें एक तरह से देखा जाए तो पीढ़ी एकांतरण जैसा होता है, पॉलिप फॉर्म मेडुसा को जन्म देती है, मेडुसा पॉलिप को जन्म देती है ना। तो ये इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, क्या बोलते हैं इसको हम, मेटाजेनेसिस पाया जाता है सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में। ठीक हो गया बच्चों। और लैंगिक प्रजनन तो आपको पता ही है, हर जितने भी एनिमल अब आएंगे सभी में लैंगिक प्रजनन जरूर होगा। ठीक है बच्चों। तो इस संघ के जो जंतु हैं वो हाइड्रा आपने सुना होगा, है ना, आपने फाइसेलिया सुना होगा, मैटिडियम सुना होगा, ये सब इसी में आते हैं, है ना। तो आगे समझ में क्या है इनकी मुख्य विशेषता, निडेरिया क्यों कहा इसको, इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है टेंटाकिल में, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा लक्षण क्या है इनका, बहुरूपता, या डायमॉर्फिक होते हैं, दो रूपों में ये पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, जठर वाहिनी गुहा होती है इनमें, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों प्रकार का जनन में पाया जाता है, ठीक। ऐसे इनका क्लासिफिकेशन, उसको 3 क्लास में पढ़ा था, इसको भी 3 क्लास में, हाइड्रोजोआ, पॉलिप, इसमें क्या होता है मेडुसा, दोनों मिलती है इसमें फॉर्म। हाइड्रोजोआ के जो मेंबर हैं उसमें पॉलिप फॉर्म भी होती है और मेडुसा फॉर्म भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा स्काइफोजोआ है, स्काइफोजोआ में केवल मेडुला प्रावस्था होती है। एंथोजोआ है, इसमें केवल पॉलिप अवस्था होती है। 3 वर्ग हैं, क्या क्या मैंने 3 वर्ग बताए, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, ठीक है। तो 3 ही ये है ना, हाइड्रोजोआ पहला हो गया, या स्काइफोजोआ इसमें केवल मेडुसा मिलता है, एंथोजोआ इसमें केवल पॉलिप मिलते हैं, और हाइड्रोजोआ में दोनों मिलते हैं, यही तो अंतर है। इसी बेस पर जो है इनको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। हाइड्रा तो आपने देख ही रखा है, ये टेंटिकल्स होते हैं, ये माउथ है, ये माउथ फूला हुआ होता है, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं, ये टेंटिकल हैं, बस इसका बॉडी है, ये बर्ड है छोटी सी, तभी तो इसमें अलैंगिक जन्म बर्ड के द्वारा होता है, ये अलग हो जाता है ना बॉडी से, एक नई हाइड्रा को जन्म देता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग मैं जब लिखाऊंगी फाइल में यही तो बनाने, आप ये फाइसेलिया है देखिए, है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है इसमें, तो अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका सिलेंट्रेटा। कल थोड़ा और जल्दी हमको बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा ना ये, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम लगातार हायर एनिमल की तरफ चल रहे हैं ना बच्चों, अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं आपको, है ना। अभी तो हम 3 ही संघ हमने पढ़े, इसके बाद आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, निमेटोडा है आपका, एस्के हेल्मिन्थीज को बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकानोडर्मेटा है, तब जाके आपका नॉन कॉर्डेट खत्म होगा, फिर उसके बाद कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मछली है, मेंढक है ना,
आपका रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, पक्षी वर्ग है और मैमल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना।